हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आपने शायद पुरानी क्लासेस सारी पढ़ ली होगी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो। और ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा अपना सिलेबस अगर आप मैच कर रहे हो तो चलिए। तो अभी कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आजकल। ठीक है, तो जिसमें एक टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें यहाँ पर डील करनी है। ठीक है, तो क्या है वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूँ, वन बाय वन लिखते भी रहते हैं और एक्सप्लेनेशन भी आपको देते रहते हैं। ठीक है, और आपको जो है नोटबुक और पेन लेके बैठना है, इनको सबको ऐसे हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं बच्चों। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट लो चाहे कुछ करो, लेकिन हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना, उसको पढ़ते पढ़ते आपका एक बार क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है ना। एक बार जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो रिवीजन हो रहा है। यस, आप उसको नोट भी कर रहे हो साथ साथ, बाद में आप पढ़ोगे एक दो बार और तो आपको तीन चार बार टोटल यहाँ पर कवर हो जाएगा टॉपिक, है ना। चलिए, तो पहले टॉपिक लगाएंगे, आप पहला हेडिंग लगाएंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। चलो ये लगा रखा होगा आपने, तो इसके अंदर पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हम किसी कैटलिस्ट को यूज करते हैं ना, तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है और उसका जो मास होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। मास क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि वो एज सच है, जैसे गया वैसे ही वापस आ गया, यूज तो कहीं हो नहीं रहा, तो मास चेंज होने का मतलब नहीं है। और केमिकल कंपोजिशन भी चेंज नहीं हो रही। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए तो इसका मतलब तो वो रिएक्टेंट हो गया ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया। आपने यहाँ पर ए डाला, A2 डाला और यहाँ आके वो B2 हो गया, ये तो कैटलिस्ट कहाँ है, ये तो रिएक्टेंट हो गया, तभी तो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है क्या, केमिकल कंपोजिशन और उसका मास कभी चेंज नहीं हो सकते। फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, हो सकता है उसके अंदर जाके पाउडर फॉर्म में आ जाए, मेल्ट हो जाए, है ना, इस टाइप की चीजें हो सकती है मे बी। ठीक है, तो लिखे पहला पॉइंट लिखिए, जो कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज, a catalyst remains unchanged in mass and chemical composition। समझ में आई बात? ठीक है, ये तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज इन मास एंड केमिकल कॉम्पोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये भी लिख लीजिए, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया? पहला पॉइंट समझ में आया क्या? देखो ध्यान से, नोट भी करते रहेंगे। ठीक है, ओके। चलो अब दूसरा पॉइंट लिखें। दूसरा पॉइंट आपको मैंने पहले बताया था, मैंने कहा था कैटलिस्ट कभी यूज तो होता नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी कैटलिस्ट के लोग है ना, वो भी नंबर्स ऑफ रिएक्शन को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यूज तो होना नहीं है। रिएक्शन हुई, वापस निकाल लेंगे, फिर से डाल देंगे। यस, तो दूसरा पॉइंट लिखे, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज a small quantity of catalyst is generally perform a क्या, generally perform is generally needed to produce almost unlimited number of reactions, needed to perform unlimited number of reactions। ये लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शंस को वो परफॉर्म कर सकता है। यस, ठीक है। अब देखो एक बात और अब आप सोचोगे क्या एक स्मॉल पीस या बहुत छोटा अमाउंट क्या बहुत स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, या फिर मैं ज्यादा अमाउंट डालूं तब? ऐसा नहीं है। स्मॉल पीस लोगे ना, वो भी उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा इनहेंस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखने वाली है, क्या है, कोई भी कैटलिस्ट बच्चों रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ऐसा नहीं कि पहले रिएक्शन नहीं होती, कैटलिस्ट डाला तो स्टार्ट हुई। ठीक है, स्टार्ट करना उसका काम नहीं है। वो क्या करेगा, सिर्फ उसको स्पीड अप करेगा। ठीक है, तो आप इस बात को भी लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अ कैटलिस्ट कैन नॉट स्टार्ट अ रिएक्शन
A catalyst can not start a reaction. समझ में आया? ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, ठीक है, बट कैन ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा भी लिख लीजिए, बट कैन ओनली अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो सिर्फ क्या कर सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इफेक्ट करने का मतलब बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये बात तो हमारी पहले ही हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन पाउडर्ड फॉर्म। ये मैंने आपको पहले समझाया था। अ कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव in powdered form, not क्या, not lump form, ठीक है। इसकी लंप फॉर्म उतनी इफेक्टिव नहीं है। आई बात समझ में? कैटलिस्ट इज मोर इफेक्टिव इन पाउडर फॉर्म नॉट लंप फॉर्म। मैंने आपको क्या, ये बात तो आपको शायद मैंने पिछली कुछ क्लासेस में बताई भी थी कि आप उसको जितना फाइन पार्टिकल्स मतलब सब डिवाइडेड फॉर्म में डालोगे ना, पाउडर फॉर्म में डालोगे, उतना इफेक्टिवली वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और कैटलिस्ट का काम ज्यादातर सरफेस वाला ही होता है, ठीक है। ये हमने मॉडल के थ्रू समझा था, अभी मॉडल भी पढ़ाना है वैसे मुझे, ठीक है। तो इसको इसलिए बात समझ में आई। तो कोई भी कैटलिस्ट जो है ज्यादा इफेक्टिव होगा किसमें, पाउडर फॉर्म में, नॉट लंप फॉर्म। लंप फॉर्म समझते हो ना, एग्रीगेट फॉर्म जिसे आप बोलते हो, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा इसको हटा दें, यहाँ पर एक पॉइंट और दिख जाएगा। एक बात और बताता हूं, क्या जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो बच्चे बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब समझ रहे हो, पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्शन करेंगे, है ना। कुछ कैटलिस्ट की वजह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस बात को भी लिखें, अ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन। A catalyst is specific in its action, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखें, इनका एक्शन क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक नेचर का होता है। समझ में आया? दिख रहा है ना यहां तक सब आपको? ठीक है, चलिए इसको हटाएं। इतने पॉइंट्स नोट कर लिए हैं तो बच्चों ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही मत लेना, हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। पूछ सकता है कैटलिस्ट क्या होते हैं, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन बताइए, है ना, होमोजेनियस और हेटेरोजेनस कैटलिस्ट क्या होते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। इस तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखो क्या होता है। कैटलिस्ट के अंदर एक खास प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो सेम रिएक्टेंट से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकता है। कैसे बना सकता है? जैसे क्या, आप एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन ले रहे हो, रिएक्टेंट दोनों के सेम है, दो रिएक्शंस है सपोज, ठीक है, रिएक्टेंट दोनों के सेम है लेकिन कैटलिस्ट अलग अलग है। तो जब रिएक्टेंट सेम होंगे, कैटलिस्ट अलग अलग होंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, अलग अलग बना के दे सकता है आपको कैटलिस्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट इतना भी डिफरेंट कर सकता है, ठीक है। तो लिखे हैं डिफरेंट कैटलिस्ट कैन फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट। कौन सा नंबर था, 6। डिफरेंट कैटलिस्ट can form different product with same reactant, समझ में आया? बोलो, प्रोडक्ट विद सेम रिएक्टेंट। अब कहोगे सर ये कैसे, देखो मैं बताता हूं आपको। हमारे पास एग्जांपल है, जैसे क्या, एक हमारे पास CH3CH2 और OH, ये है, ये क्या है हमारे पास, एथेनॉल है। आप इसमें डालो Al2O3, ठीक है, और सिमिलर ये रहा आपका एथेनॉल, ठीक है, और आप इसमें डाल देंगे क्या, हॉट कॉपर, ठीक है। क्या डाल देंगे, हॉट कॉपर। ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी, ठीक है। तो क्या होगा बताइए,
ये तो यहाँ पर क्या देता है ना, एल्कीन दे देता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और जबकि नीचे वाला आइटम क्या है, तो आपको पहले से पता है, टेस्ट है एक्चुअली में, ये क्या देता है, ये एल्डिहाइड देता है प्लस H2, और यहां बन जाएगा प्लस H2, ठीक है। तो आपने देखा रिएक्टेंट तो आपका सेम था ना, दोनों में एथेनॉल था, है ना, 2 एथेनॉल आपने मॉलिक्यूल लिए, लेकिन आपने कैटलिस्ट को अलग अलग ले लिया, एक में Al2O3 ले लिया बच्चा, और एक में हमने हॉट कॉपर ले लिया, ठीक है, 525 के आसपास को हीट करते हैं, और क्या कर दिया आपने, प्रोडक्ट भी क्या करा, अलग अलग बना दिए। समझ में आया बात, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन को हटा देते हैं, नोट कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब लगाएंगे हेडिंग, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट कितना हो गया, 6, 7। लिखा कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द फाइनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अ कैटलिस्ट डज नॉट affect the final position of equilibrium। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इक्विलिब्रियम को ये चेंज नहीं करेगा कैटलिस्ट, ठीक है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन को, ये फाइनल पोजीशन को नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज द रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन। Temperature can change the rate of catalytic reaction, ठीक है। टेम्परेचर क्या कर सकता है, कैटालिटिक रिएक्शन के रेट को भी चेंज कर सकता है, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, देखो चेंज कर सकता है तो मैंने बता दिया। अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पर कोई कैटलिस्ट क्या करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखा देता है। क्या दिखा, समझ में आया, क्या देखा आपने, पहले पॉइंट क्या पढ़ा, देखो टेम्परेचर कैन चेंज द रेट ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शन के रेट को भी टेम्परेचर चेंज करने की क्षमता रखता है। अब हमें क्या करते हैं, ऐसा टेम्परेचर होगा जिसमें कैटालिटिक रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। वैसे तो कैटलिस्ट डालने से वैसे ही मैक्सिमम हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी टेम्परेचर चेंज करूंगा तो कैटालिटिक रिएक्शन में भी क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम पीक पॉइंट पहुंच जाएगा, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या समझ में आया, तो वो टेम्परेचर मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी कैटलिस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाता है, मैक्सिमम वर्क करता है, ठीक है। तो लिखे हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ reaction is maximum, the rate of reaction is maximum at a particular temperature, ठीक है। और इस टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम लोग, इज कॉल्ड, टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। क्या बोल देते हैं बच्चों, हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। तो आई बात समझ में, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, जहां पर कोई कैटलिस्ट क्या करता है, जिस टेम्परेचर पे कोई कैटलिस्ट मैक्सिमम वर्क करता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाता है या मैक्सिमम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसे क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है भाई, इसको नोट करें आप लोग, ठीक है। फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।